अचानक घर लौटी बेटी ने देखा कि उसके बूढ़े माँ बाप अपनी ही हवेली के पीछे गाय के तबेले में सूखी रोटियां चबा रहे थे। यह देखकर बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी समाज की उस कड़वी सच्चाई को बयां करती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। यह कहानी है एक ऐसी बेटी की जो सालों बाद अपना सपना पूरा करके घर लौटी थी, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक और दिल को झकझोर देने वाली है। उससे पहले कि हम इस मार्मिक कथा में खो जाएं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए भावनाओं के इस सफर को शुरू करते हैं। सुहावनी शाम थी और लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी वंदना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज पूरे 5 साल बाद वह अपने गाँव रामपुर वापस आ रही थी। वंदना कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और अब वह जिले की कलेक्टर बनकर अपने घर लौट रही थी। उसने अपने आने की खबर घर पर किसी को नहीं दी थी। वह अपने बाबूजी दीनानाथ जी और माँ सावित्री देवी को सरप्राइज देना चाहती थी। रास्ते भर वंदना यही सोचती रही कि कैसे उसके बाबूजी उसे देखते ही गले लगा लेंगे और माँ अपनी ममता की छांव में उसे छिपा लेगी। उसे याद आ रहा था कि कैसे घर की तंगी के बावजूद दीनानाथ जी ने अपनी जमा पूंजी लगाकर उसे शहर पढ़ने भेजा था। वंदना के भाई सुमित और भाभी रेखा ने उस वक्त बहुत विरोध किया था। वंदना के ख्यालों में वह पुराना दृश्य तैर गया। बाबूजी, आप इस लड़की पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसकी शादी कर दीजिए, पराया धन है। सारा पैसा इसकी पढ़ाई में लगा देंगे तो मेरे व्यापार के लिए क्या बचेगा? सुमित ने गुस्से में कहा था। लेकिन दीनानाथ जी ने दृढ़ता से कहा था, बेटा सुमित, वंदना मेरी बेटी नहीं, मेरा अभिमान है। देखना, एक दिन वह हम सबका नाम रोशन करेगी। मुझे उस पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। गाड़ी अब गांव के मोड़ पर मुड़ चुकी थी। वंदना ने ड्राइवर से कहा, भैया गाड़ी यहीं रोक दो, मैं पैदल ही घर तक जाना चाहती हूँ, गाँव की हवा को महसूस करना चाहती हूँ। वंदना गाड़ी से उतरी और अपने घर की ओर बढ़ी। उसका घर अब पहले जैसा नहीं था। पुराने पुश्तैनी मकान की जगह अब एक 2 मंजिले आलीशान कोठी खड़ी थी। घर का रंग रोगन और सजावट देखकर वंदना हैरान रह गई। उसे लगा शायद भाई का व्यापार अच्छा चल पड़ा होगा, तभी उसने घर को इतना बदल लिया है। घर के मुख्य द्वार पर ताला नहीं था, लेकिन अंदर से जोर जोर से हंसने और संगीत की आवाजें आ रही थी। वंदना ने जैसे ही अंदर कदम रखा उसने देखा कि घर के आंगन में एक पार्टी चल रही है। उसके भाई सुमित और भाभी रेखा नए और महंगे कपड़ों में सजे धजे मेहमानों की खातिरदारी कर रहे थे। वंदना को साधारण कपड़ों में देखकर उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, वह सादे सलवार सूट में थी। रेखा की नजर उस पर पड़ी। रेखा ने चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सी चिढ़ दिखाई दी। वह वंदना के पास आई और बिना गले मिले रूखेपन से बोली, अरे वंदना, तुम इतने सालों बाद अचानक, और यह क्या हाल बना रखा है? मैंने तो सुना था तुम शहर में कोई बड़ी पढ़ाई कर रही हो, पर तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि वहां सिलाई कढ़ाई का काम करती हो। सुमित भी वहां आ गया। बहन को देखकर उसके चेहरे पर कोई भी प्रेम नहीं आया। उसने लापरवाही से कहा, हाँ आ गई तो ठीक है, वैसे भी आज हमने अपने इस नए घर की खुशी में पार्टी रखी है। तुम आ ही गई हो तो रसोई में जाकर हलवाई की मदद कर दो, मेहमानों को खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। वंदना का दिल इन बातों से दुखा जरूर, लेकिन उसने नजरें तो अपने माँ बाबूजी को ढूंढ रही थी। उसने बेचैनी से पूछा, भैया भाभी, बाबूजी और माँ कहाँ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या मंदिर गए हैं? रेखा ने मुंह चकाते हुए कहा, अरे वो बुढ़ा बुढ़िया, वो अब इस घर में नहीं रहते। उनके नखरे हमसे नहीं झेले जाते थे। वैसे भी उन्हें एकांत पसंद है, इसलिए हमने उनके रहने का इंतजाम पीछे कर दिया है। वंदना को कुछ अजीब लगा। पीछे पीछे कहाँ? वहां तो गाय भैंसों का पुराना तबेला और नौकरों का क्वार्टर है। सुमित ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ हाँ वही है। अब तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाकर उनसे मिल लो और फिर काम पर लग जाना। वंदना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी अनहोनी की आशंका ने उसके उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह दौड़ते हुए घर के पिछवाड़े की ओर गई। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जिस जगह कभी गाय भैंस बांधे जाते थे, उस सीलन भरे अंधेरे और बदबूदार तबेले में एक कोने में एक टूटी हुई खाट पड़ी थी। खाट पर उसके पिता दीनानाथ जी लेटे हुए थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और जमीन पर एक फटी हुई दरी पर बैठकर उसकी माँ सावित्री देवी कांपते हाथों से सूखी रोटियों को पानी में भिगोकर मसल रही थी ताकि दीनानाथ जी उसे निगल सके। वंदना के मुंह से एक चीख निकल गई, माँ, बाबूजी। सावित्री देवी ने चौंक कर ऊपर देखा। अपनी बेटी को सामने पाकर उनकी बूढ़ी और पथरा गई आंखों में जैसे जान आ गई। वह लड़खड़ाते हुए उठी और वंदना को गले लगा लिया। वंदना मेरी लाडो, तुम आ गई। मैं जानती थी तू एक दिन जरूर आएगी। वंदना फुट फुट कर रोने लगी। उसने पिता के चरणों में सिर रख दिया। दीनानाथ जी ने कांपते हाथ से उसके सिर को छुआ। बिटिया, तुम कब आई? उसकी आवाज में इतनी कमजोरी थी कि वंदना का कलेजा फट गया। वंदना ने रोते हुए पूछा, माँ ये सब क्या है? आपकी यह हालत, भैया भाभी और भाभी ने आपके साथ यह क्या किया? आप लोग इस गंदगी में क्यों रह रहे हैं? वह आलिशान घर तो आपका था ना? सावित्री देवी ने अपने आंखों आंसू पोंछते हुए जो बताया उसे सुनकर वंदना का खून खौल उठा। माँ ने बताया, बेटी तेरे जाने के बाद सुमित और रेखा का व्यवहार बदल गया। उन्होंने धीरे धीरे सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली। तेरे बाबूजी ने सोचा कि बेटा ही तो है, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ उसके नाम कर दिया। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। कागज और अंगूठा लगते ही हम घर
के मालिक से घर के नौकर बन गए। सावित्री जी का गला भरा है। उन्होंने आगे कहा, शुरुआत में उन्होंने हमें बासी खाना देना शुरू किया, फिर ताने मारने लगे। जब तेरे बाबूजी को दमा की बीमारी हुई और खांसी आने लगी तो रेखा ने कहा कि इनकी खांसी से मेहमानों को परेशानी होती है। सुमित ने कहा कि घर में जगह कम पड़ रही है और एक दिन उन्होंने हमारा सामान उठाकर इस तबेले में फेंक दिया। अब हमें दिन में बस एक बार दो सूखी रोटियां मिलती हैं। हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं ताकि पेट की आग बुझ सके। यह सुनते ही वंदना की आंखों से आंसुओं की जगह अंगारे बरसने लगे। यह सिर्फ अनादर नहीं था, यह अमानवीयता थी। उसने देखा कि उसके पिता के तन पर जो कुर्ता था वह भी कई जगह से फटा हुआ था। दोस्तों, एक बेटी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि जिन माता पिता ने उसे राजकुमारी की तरह पाला वे आज दाने दाने को मोहताज है। कहानी अभी एक बहुत बड़े मोड़ पर आने वाली है जहां वंदना अपने असली रूप में आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको लगता है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माता पिता लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वंदना ने अपने आंसुओं को पोंछा। अब वह एक भावुक बेटी नहीं, एक सख्त अधिकारी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब और नहीं, बहुत सह लिया आपने, अब मैं आ गई हूँ, चलिए मेरे साथ अंदर। दीनानाथ जी घबरा गए। नहीं बेटी, रहने दे, सुमित और रेखा नाराज हो जाएंगे, वो फिर हमें खाना नहीं देंगे, हम यहाँ ठीक हैं। वंदना ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी आज के बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चलिए मेरे साथ। वंदना अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें उस तबेले से बाहर लाई और मुख्य घर की ओर ले गई। पार्टी पूरे सबाब पर थी, संगीत बज रहा था। वंदना सीधे संगीत सिस्टम के पास गई और तार खींचकर उसे बंद कर दिया। अचानक हुए सन्नाटे से सभी मेहमान और सुमित रेखा चौंक गए। सुमित गुस्से में चिल्लाया, वंदना यह क्या बदतमीजी है, पागल हो गई हो क्या, और इन बुड्ढे बुड्ढियों को यहाँ अंदर क्यों लाई हो? इन्हें देखकर मेहमानों का मूड खराब हो जाएगा, ले जाओ इन्हें वापस तबेले में। रेखा भी चीखी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी खराब करने की, निकल जा तू भी इसके साथ, बड़ी आई अफसर बनने वाली, शक्ल देखी है अपनी। वंदना बिल्कुल शांत थी, तूफान से पहले की शांति। वह मंच के बीच में खड़ी हो गई। उसने एक तरफ कांपते हुए बूढ़े माँ बाप थे। उसने अपनी जेब के फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फिर उसने सुमित और रेखा की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुमित, जिस घर की छत पर तुम खड़े होकर इतना इतरा रहे हो उसकी एक एक ईंट बाबूजी के पसीने से बनी है। तुमने धोखे से कागज तो बदलवा लिए, लेकिन शायद तुम भूल गए कि कानून नाम की भी कोई चीज होती है। सुमित हंसा, कानून, यहाँ मेरा राज चलता है, मैं इस गांव का सबसे रईस आदमी हूँ, कोई पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू क्या कर लेगी? तभी बाहर सायरन की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, चार पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस इंस्पेक्टर और कई सिपाही तेजी से अंदर आए और वंदना के सामने आकर सैल्यूट मारा। जय हिंद मैडम, आपके आदेश पर हम पहुंच गए हैं, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। यह मंजर देखकर सुमित, रेखा और वहां मौजूद सारे मेहमानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। वंदना ने इंस्पेक्टर की ओर देखा और फिर सुमित से कहा, शायद तुम्हें पता नहीं भैया कि तुम्हारी यह बहन जिसे तुम सिलाई कढ़ाई वाली समझ रहे थे अब इस जिले की नई डीएम यानी कलेक्टर है। और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अगर कोई औलाद अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती या उन्हें प्रताड़ित करती है तो माँ बाप अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं और उस औलाद को जेल भी भिजवा सकते हैं। कलेक्टर यह शब्द सुनते ही रेखा के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास छूटकर गिर गया। सुमित के पसीने छूटने लगे। जो मेहमान अभी तक सुमित की चापलूसी कर रहे थे वे अब वंदना के सम्मान में खड़े हो गए। वंदना ने गरजते हुए कहा, इंस्पेक्टर, इन दोनों को गिरफ्तार कीजिए, इन पर अपने बुजुर्ग माता पिता को धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने, भूखा रखकर का आरोप दर्ज कीजिए। पुलिस ने आगे बढ़कर सुमित और रेखा को हथकड़ी लगा दी। अब सुमित दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाने लगा, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपका बेटा हूं, मुझे जेल मत भेजिए। वंदना, तू तो मेरी बहन है ना, प्लीज मुझे बचा ले। रेखा भी सावित्री देवी के पैरों में नाक रगड़ने लगी। माँ जी, मुझसे भूल हो गई, मैं अब आपकी सेवा करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सावित्री देवी का दिल पसीजने लगा। आखिर माँ थी। उन्होंने वंदना की ओर देखा, लेकिन इस बार दीनानाथ जी ने हाथ उठाया। दीनानाथ जी ने अपनी कांपती आवाज में लेकिन सख्ती से कहा, नहीं सावित्री, आज नहीं। अगर आज हमने इन्हें माफ कर दिया तो समाज में हर बेटा अपने माँ बाप को तबेले में रखेगा। जो बेटा अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता वह मेरा बेटा नहीं हो सकता। वंदना, जो कानून कहता है वही करो। वंदना ने पुलिस को इशारा किया। पुलिस सुमित को और रेखा को घसीटते हुए जीप में ले गई। गांव वाले जो अब तक तमाशा देख रहे थे उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। वंदना ने अपने माता पिता को सोफे पर बैठाया। उसने तुरंत नौकरों को बुलाया और कहा, पूरे घर को साफ करो और सुनिए, आज से इस घर के मालिक और मालकिन सिर्फ मेरे बाबूजी और माँ है। अगर किसी ने इनकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वंदना ने खुद अपने हाथों से गर्म खाना परोसा और अपने माँ बाप को खिलाया। दीनानाथ जी और सावित्री देवी की आंखों के खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी वो उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर इस तरह लौटेगी। वे सूखी रोटियां अब इतिहास बन चुकी थी। वंदना ने कुछ दिन गांव में रहकर अपने माता पिता का पूरा इलाज करवाया और घर की व्यवस्था ठीक की। उसने गांव के लोगों के सामने एक मिसाल पेश की कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, बल्कि कई बार बेटियां बेटों से कहीं बढ़कर साबित होती है। उसने साबित कर दिया कि असली वारिस वह नहीं जो संपत्ति ले, बल्कि वह है जो संस्कार और सेवा को संभाले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने माता पिता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। आज आप जवान हैं, कल आप बूढ़े भी होंगे। जैसे आप अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही या शायद उससे भी बुरा आपकी औलाद आपके साथ करेगी। माता पिता भगवान का दूसरा रूप
रूप होते हैं, उनकी सेवा से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जायदाद और पैसे के लालच में रिश्तों को अखून मत कीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या वंदना ने अपने भाई भाभी को जेल भेजकर सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपकी आंखों में भी इस कहानी को सुनकर आंसू आ गए हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि समाज में जागरूकता फैले। जाते जाते एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाते रहेंगे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।